बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. This is week number 6 and the video number 6. This is class 3 and the period is science. In our previous video we have learned chapter number 2 and we have completed all exercises of chapter number 2. Now we will start chapter number 3, forces. And the topic which we read in this chapter are push and pull in action and different types of forces. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर फोर्सेस। फोर्सेस क्या हो, मतलब जब हम किसी भी वर्क को कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इससे हम कहते हैं कि हमें फोर्स लगानी है, या जैसे हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी बुक के अंदर है पेज नंबर 59 पे आयशा के पास क्या है, एक बिग बीन है, उसने क्या करना है, इसे उठाना है, ठीक है ना। अब ये क्या करना चाह रही है, बिग बीन, इसका जो बैग है ये बीन्स का बैग है। तो व्हाट डज शी वांट, वो क्या चाह रही है कि ये चाह रही है कि मैं इसे उठाऊं किसी तरीके से। तो उसे उठाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, इसे खींचना पड़ेगा, तो पुल करेगी। या फिर अगर इसे आगे करना है या कहीं और इसे मूव करवाना है तो वो उसे क्या करेगी, पुश करेगी। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, क्या होती है, पुश एंड पुल। तो फोर्स बेसिकली क्या है, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल इज अ फोर्स। जैसा अब आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो शी कैन किक इट, ठीक है ना, और इसने क्या करा है, इसको किक भी करा है। शी कैन पुश इट और पुल इट, ठीक है ना। अब इसे क्या कर रही है, वो पुश कर रही है या फिर पुल कर रही है, मतलब उसे खींच रही है, उठा रही है। तो यहाँ इसे देखना, अब इसे पुश कर रही है और इसे पुल कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पे शी कैन किक इट और थ्रो इट, क्या कर रही है, ये इसे किक कर रही है, मतलब अपने पैर से इसने इसे किक किया या थ्रो किया, अपने हाथ से इसे फेंका। तो इस सब प्रोसेस को करने के लिए इसे क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। अब इसके बाद जितनी फोर्स होगी वो इस पर अप्लाई करेगी तो वो ये सब कर सकेगी। अब ऐसे ही अगर किसी छोटे बच्चे को हम दे दें, कोई पिलो दे दें या कोई और चीज़ दे दें, तो वो उसे अपने हाथ से ईजिली उठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस पर। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, खींचने के लिए या पुल करने के लिए या पुश करने के लिए या उसकी शेप चेंज करने के लिए या उससे उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि हम अपने रेगुलर यूज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं या खेलते हैं तो क्या होता है, स्पोर्ट्समैन क्या कर रहे होते हैं, बॉल से, बैट से क्या कर रहे होते हैं, उसे बॉल को आगे कर रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, बॉल को पुश कर रहे हैं, तो वो आगे की तरफ जा रही है। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम वो पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मछली का कांटा होता है उससे हम क्या करते हैं, फिशिंग रॉड जो होती है उससे क्या करते हैं, हम पानी में फेंकते हैं और उसको फिर इस तरह से उठाते हैं, खींचते हैं, तो वो हम पुल कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, वो फिश उसके साथ उस कांटे के अंदर फंस जाती है और फिर वो जब हम उसे पुल करते हैं तो वो बाहर आ जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, किसी भी बॉक्स को उठाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये चॉक बॉक्स है, तो अगर मैं यहाँ से रखा हुआ इसे मैं अपने हाथ से उठाऊंगी तो मैंने इसे क्या करा, ऐसे करके इसे पुल करा, तो पुल कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैंने इसे क्या करना है, पुश करना है, तो मैं इसे अपने ही हाथ से आगे कर दूंगी, तो इसे मैं क्या करूँगी, पुश करूँगी। तो ये क्या कहलाएगा, पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। तो हम फोर्स को क्या कहेंगे, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। व्हाट इज फोर्स?
तो बेसिकली फोर्स क्या है? अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी भी काम को आप ले लें, किसी भी काम को करने के लिए हमें दो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, या तो हम उसे पुश कर रहे हैं या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो क्या होगा? ये क्या कहलाएगी? इसे फोर्स कहेंगे। तो अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज़ फोर्स? अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। सही। इसके अलावा अगर फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फोर्स में, और क्या क्या एग्जांपल्स आपके डेली रूटीन में आती है, जैसे कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप फोर्स से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अब आप वहाँ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं आप? ट्रॉली को मूव कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? उसे पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ जाती है। उसे आपको रोकना होता है तो उसे आप पुल करते हैं तो वो ट्रॉली रुक जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स अप्लाई करने से वो होती हैं। जैसे कि a force can have many effects. It can change the shape of an object. What are the effects of forces? मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उन चीज़ों पे जिस पे हमने फोर्स अप्लाई की है उस पर क्या असर होता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स? तो नंबर 1, फोर्स के क्या क्या, फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या किन किन चीज़ों के जरिए हम उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या हो सकता है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं आटे को गूंथते हुए, तो वो क्या होती है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जब हम उसे बेल रहे होते हैं तो हमने क्या करा? उसको रोटी बनाने के लिए उसे बेला है तो उसकी रोटी की शेप चेंज हुई है। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे गमी, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, डो आप यूज़ करते हैं खेलने के लिए, तो आप क्या करते हैं? उस गमी को प्रेस करते हैं और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन जो बन रहे होते हैं उस पर भी वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स की क्या बन जाती है? शेप बन जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों की शेप चेंज कर सकते हैं। किसके ज़रिए? फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों की चेंज को क्या कर, चीज़ों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी शेप को क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ इट कैन मेक इट कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। क्या होता है इसके अंदर? जैसे आपने मार्केट गए, मैंने अभी बताया ना, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, ट्रॉली बाय करते हैं, ट्रॉली लेते हैं हम, तो ट्रॉली के अंदर हम बहुत सारा सामान रखते हैं और ट्रॉली को हमने वहाँ पे स्टॉप किया हुआ होता है। ठीक है। जब हम इसे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे या उसे हमें आगे पुल करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर थोड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी तो ही वो ट्रॉली क्या करेगी? मूव करेगी, अदरवाइज वो ट्रॉली मूव नहीं करेगी। तो इट्स मीन के इट कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। मतलब वो ट्रॉली अपनी जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन हमने क्या करा? उस पर हमने फोर्स अप्लाई की है, तो वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुई? ट्रॉली मूव करना शुरू हुई है। ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। तो नंबर 3, नंबर 3 इज इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने भी बताया, अभी हमने ट्रॉली में हमने क्या करा? सामान रखा, डाला। अब हमें क्या करना है? हम उसे आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें किसी और स्टॉल से, किसी और जगह से हमें दूसरी चीज़ भी लेनी है, उस ट्रॉली के अंदर रखनी है। तो अब उस ट्रॉली को स्टॉप करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे अब हम ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी, जब हम चला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रेक पे पैर रखते हैं। तो ब्रेक पे पैर रखने का मकसद हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, तो इट्स मीन कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया है। वो अभी रनिंग में था, रन कर रहा था, चल रहा था, लेकिन वो चलते चलते क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसके अलावा
इसके अलावा क्या होता है, इट कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर, मोर फास्टर। अब आपको अगर अपनी जो है आपने ट्रॉली मूव करी या कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा उसको तेज़ी से मूव करवाना है तो आप उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे हम बॉल को हिट करते हैं तो अगर हम हल्के से हिट करेंगे तो क्या होगा, बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बहुत ज़ोर से बॉल पे हिट करेंगे तो क्या होता है, बॉल दूर तक चले जाती है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हम फास्टर भी कर सकते हैं, क्या करके, फोर्स अप्लाई करके। इट कैन मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर, क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फास्ट करता है। इसके अलावा इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है, क्या कर सकता है, इसकी डायरेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है, मतलब अगर वो ईस्ट साइड जा रहा है उसे हमें क्या करना है, वापस दूसरी साइड पे लेकर आना है, उल्टी तरफ लेकर आना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आना है, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब खुद से तो कुछ भी नहीं होगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक क्या नहीं हो सकेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकेगी, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करें। तो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये फोर्स के थे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ये सारे क्या थे, फोर्सेस के इफेक्ट थे। इसी से रिलेटेड आपके पास इसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 64 पे, एक ट्राई इट आउट जिसे आपने अपनी नोटबुक में करना। कम टू द टाइट आउट, पेज नंबर 64। अभी हमने जो पढ़ा फोर्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो उस इफेक्ट्स को देखते हुए आपको ये टाइट आउट कंप्लीट करना है। अ फोर्स इज अ डैश एंड डैश, तो आप क्या फिल करेंगे इसके अंदर, अ फोर्स इज अ पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। चेंज द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या कर सकती है फोर्स, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू, क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट कर सकती है, ऑब्जेक्ट को मूव, स्टार्ट टू मूव। चेंज द डैश ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या चीज चेंज कर सकती है, डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मेक फास्टर, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, फास्टर कर सकती है, और स्लोअर, तेज कर सकती है, आहिस्ता कर सकती है, और स्टॉप मूविंग, और स्टॉप मूविंग यानी कि रोक भी सकती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे बॉल है, बॉल क्या है, बॉल को जब हम फेंकते हैं, अगर हम तेज़ फेंकेंगे, जोर से हिट करेंगे बॉल को, तो बॉल दूर तक जाएगी। इसी तरह से जब हमें उससे ज़्यादा दूर से हिट नहीं कर, हल्के से थ्रो करेंगे तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। और इसी तरीके से स्टॉप मूविंग, जैसे हम बॉल का कैच पकड़ रहे होते हैं, जब हम कैच पकड़ते हैं तो उस पर भी हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो ही बॉल क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, कैच कर सकते हैं। तो वो जो हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, स्टॉप कर दिया, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसी तरीके से हमारे रेगुलर जो हम यूजेस करते हैं फोर्सेस के, वो कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें फोर्स अप्लाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है ऑन पेज नंबर 66, वॉशिंग मशीन, फैन, क्रेन, ट्रेन, ये सारी जो मशीनें, इनमें भी क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। इन सब में क्या होता है, क्या लगे हुए होते हैं, इन सब में बैटरीज लगी हुई होती हैं जिस पे फोर्स अप्लाई करती हैं। तो यही चीज़ें क्या कर रही होती हैं, फिर वर्क करना शुरू। जैसे फैन घूम रहा होता है, या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, या क्रेन है तो क्रेन से हम क्या कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं। इसी तरह से ट्रेन अगर चल रही है तो वो किस लिए चल रही है, कि उसके अंदर एक ऐसी मशीन लगी हुई होती है जो उसको क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है और उससे वर्क लेती है। तो वो जो बैटरी होती है वो क्या कर रही होती है, उस पर भी वो फोर्स को अप्लाई कर रही होती है। तो फोर्स कैन क्या होता है, एग्जर्ट, क्या करते हैं, मशीन कैन एग्जर्ट फोर्सेस। तो एंड इसी तरीके से हमारे जैसे मसल्स भी होते हैं, जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो फोर्सेस है वो किस पे अप्लाई हो रही है, किस वजह से हो रही है, हमारे मसल्स की वजह से हो रही है। हमारे मसल्स, हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए हमें अपने मसल्स पे क्या करना पड़ता है, जोर डालना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो ही हम वो काम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बॉक्सर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि जब उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो बॉक्सिंग करते हैं या फाइट करते हैं तो वो अच्छे तरीके से क्या कर रहे होते हैं, फिर वो फाइट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से
जैसे एक बफालो होता है, तो जब वो आपने देखा होगा हल चलाते हैं या फील्ड के अंदर जाते हैं, तो बफालो क्या करता है, पुलिंग अ प्लग, यानी हल चला रहे होते हैं। और इसी तरह से अ बॉय किकिंग अ बॉल, इस तरह से आप अपनी ये बुक में भी देख सकते हैं। आवर मसल्स कैन एक्सर्ट फोर्सेस, जैसे कि फुटबॉल को हिट करने के लिए। और इसी तरह से बफालो भी क्या कर रही है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये आगे मूव कर रही है। इसी तरीके से आपने ये टॉय कार तो देखी होगी, टॉय कार को जब भी आप मूव करवाते हैं तो आप उस पर पहले क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो टॉय कार क्या कर सकती है, फिर वो आगे मूव कर सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मशीनें आपके पास बनी हुई है, आपको मैंने क्या कहा था, इस पर टाइटल पेज पे भी आप इन मशीनों में से कोई मशीन्स क्या कर सकते हैं, अपने टाइटल पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो क्या पता चले इससे क्या फोर्सेस जो है अप्लाई किस पे हो रही है, मशीन्स पे भी फोर्सेस अप्लाई हो रही है। जैसे वॉशिंग मशीन है या फैन है, क्रेन है, और ये ट्रेन बनी हुई है, तो मशीन कैन एक्सर्ट फोर्सेस। इसी तरह से कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो नेचर पे भी अप्लाई हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, या जैसे अभी आपने देखा होगा कि बारिश की वजह से तूफान आया, पानी का जो सैलाब आया था, इतना सारा पानी था, उसकी वजह से क्या हुआ, घरों में पानी चला गया और कुछ घरों की दीवारें भी गिर गई। तो जो ये सारे डैमेजेस हुए हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, फोर्सेस की वजह से ये डैमेजेस होते हैं। तो नेचर पे भी फोर्स अप्लाई हो सकती है। तो मसल्स कैन एक्सर्ट फोर्सेस, मशीन कैन एक्सर्ट फोर्सेस एंड नेचर कैन एक्सर्ट फोर्सेस टू। जैसे कि आप एक अपनी बुक में पिक्चर देख सकते हैं, डैमेज कॉज बाय अ टाइफोन। एक टाइफोन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक डैमेज, मतलब दरख्त गिर गया गाड़ी के ऊपर, ट्री गिर गया। क्यों गिरा ये, किसकी वजह से गिरा, कि फोर्स जो इस पर अप्लाई हुई थी, मतलब टाइफून पे जो फोर्स, टाइफून जब आया, तूफान जब आया, तो क्या हुआ कि जो दरख्त थे वो ज़मीन पे गिर गए। जैसे आपने देखा होगा तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान चलते हैं, तो वो हवा में इतनी फोर्स होती है कि वो क्या कर सकती है, एक दरख्त को गिरा सकती है। इसी तरह जैसे पानी है, तो पानी में भी इतनी फोर्स होती है, वाटर में भी इतनी फोर्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घरों की दीवारें गिर जाती है। आपने देखा होगा बारिश अगर काफ़ी तेज़ हो रही है तो कुछ घर जो होते हैं उनकी छतें वो भी गिर जाती हैं उस बारिश की वजह से। तो ये सारी जो डैमेजेस हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सब डैमेजेस फोर्स की ही वजह से हो रहे हैं। तो हमारी डेली रूटीन में जो हमारे ज़्यादातर वर्क होते हैं, वो सारे वर्क और जो मशीनें हम अप्लाई कर रहे हैं, या जो नेचर की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, वो सारी उन सब चीज़ों पे क्या चीज़ अप्लाई हो रही होती है, फोर्स अप्लाई हो रही होती है उन सारी चीज़ों पे। इसी तरीके से आपकी वर्कबुक में एक एक्टिविटी है पुश और पुल की, ठीक है, ऑन 3.1। उस पर आपने सिर्फ क्या मेंशन करना है कि इस वर्क को करने के लिए पुश करना है या पुल करना है। जैसे कि पेज नंबर 36 ऑन 3.1, इसमें लिखा हुआ है फ्लाइंग अ काइट। पतंग उड़ाते हुए आप क्या करेंगे, अगर आप एक पतंग को उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, उसे पुल करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेचिंग सम डो, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, डो को खींचना या उसको दबाना, तो आप क्या करेंगे, उस डो की शेप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। इसी तरह राइजिंग अ फ्लैग ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, मतलब जो फ्लैग लहरा रहे होते हैं, फ्लैग खींचते हैं तो लहराते हैं फ्लैग को, तो उसमें भी आप क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि पुश कर रहे होंगे या पुल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुल। इसी तरीके से स्क्वीजिंग द हैंड ब्रेक्स ऑफ अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल जब आप चला रहे होते हैं तो हैंड ब्रेक को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या करा आपने, पुश किया, तो आपने क्या लिखेंगे, पुश। किकिंग अ सॉसर बॉल, सोकर बॉल जो होती है, सोकर बॉल को क्या कर रहे होते हैं आप, किक कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसी तरह हिटिंग अ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को भी आप जब हिट कर रहे हैं तो इट्स मीन आप क्या कर रहे हैं, उसे भी पुश कर रहे हैं। और ड्रैगिंग अ सैक, मतलब कोई थैला या कोई भारी वजन आप उठा रहे हैं तो इट्स मीन क्या कर रहे हैं, आप उससे पुल कर। तो ये सारे पुश, पुल एंड पुश जो एक्शंस हैं, फोर्स के एक्शंस हैं, तो फोर्सेस के एक्शंस हैं पुश एंड पुल। तो आपको ये सब क्या करना है, उसमें पेज नंबर 36 एंड 37 पे आपको ये फिल करना है, जस्ट राइट पुश पुल पुश पुल, ओके। और ये आपके कंटेंट में भी मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। नंबर 1 इज मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नंबर 4 electric force. So these are the 4 type of forces: magnetic force, electric force, gravitational force and friction force. Now one by one अब हम सबसे पहले क्या रीड करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट के बारे में तो आपको सबको पता होगा, आपको मेरे हाथ में ये 2 मैग्नेट भी नज़र आ रहे हैं, तो दीज आर द मैग्नेट्स, ठीक है। ये आपको आप अपने जैसे आप प्ले करते हैं, खेलते हैं, खेल कूद में भी आपने मैग्नेट का यूज़ किया होगा। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इट्स मीन दैट
कि इसके अंदर अट्रैक्शन की और रिपल्जन की क्या होती है, फोर्स होती है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने मैग्नेट ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। इस तरह से ये दो मैग्नेट आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। ब्लू साइड कौन सा है, साउथ पोल है, और रेड साइड इसका क्या है, नॉर्थ पोल है। तो एक मैग्नेट के कौन से 2 साइड्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यानी कि अब हम इस पर कितनी भी फोर्स अप्लाई कर लें, ये क्या नहीं हो सकते, ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो सकते। देखिए मैं इसे ज्वाइंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोल है, एक जैसे पोल है, नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो नॉर्थ और नॉर्थ कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपस में मिल नहीं पा रहे। तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल बाय पुशिंग। तो दिस इज क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। जब दोनों अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ, लाइक पोल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे या ऐसे हम करीब करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दूसरे से क्या नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर। तो दिस फोर्स इज क्या कहला रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इसी तरह से अब जब हम अलग अलग अनलाइक पोल्स ले लेते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगी, तो देखिए इजीली क्या होगा, ये ज्वाइंट हो गए। इन्होंने एक दूसरे को क्या करा, आपस में ज्वाइन कर दिया। इन्होंने पुश नहीं करा, आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक दूसरे को। तो एक दूसरे को खींच लेना। द पुल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड द पुल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक जैसे जो अनलाइक पोल्स थे, जो एक जैसे नहीं थे, अनलाइक थे, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये लाइक पोल्स थे और ये अनलाइक पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और पुल करने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, द पुल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेटिक रिपेल बाय पुशिंग, दिस कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इन दोनों में भी पुलिंग और पुशिंग का वर्ड यूज हो रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था, आ फोर्स इज अ पुश और पुल। तो यहाँ पे भी पुश और पुल का वर्ड यूज हो रहा है। पुशिंग का वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और पुल का वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स मीन कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से इसमें क्या हो रही है, कौन सी फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो इट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, पुल एंड पुश।
ये क्या है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब इसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना काम खुद कर रहे हैं। जैसे कि ये इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये इसी तरह से हम मैग्नेट से और भी बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं, तो हम उसे टच नहीं करें, विदाउट टचिंग इट वो क्या करेगा, मैग्नेट अपने साथ उस चीज़ को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोहे की चीज़ें होती हैं, आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उससे पुल हो सकती हैं, खींच मैग्नेट से क्या कर सकते हैं, हम उसे पुल कर सकते हैं। तो मैग्नेट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें हमें एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट टचिंग इट हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टचिंग। तो अ मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखेंगे, अ मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें विदाउट टचिंग इट इसके अंदर क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी फोर्स की तरफ, विच इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ लुक एट द पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखें, क्या हो रहा है यहाँ पे, when we rub the balloon on our clothes the balloon become electrically charged. The charged balloon is then able to attract our hair or the piece of paper which also has electric charges. The force between electric charges is called electric force. क्या हो रहा है इस पिक्चर में, क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या बनाते हैं। जैसे कि अब ये बलून है, अगर हम अपने इस बलून को अपने कपड़ों पे रब करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, एक चार्जेस जो होते हैं इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, चार्जेस बन जाते हैं। अब हम जब इस बैलून को अपने हेयर के पास लेके जाएंगे या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करें और उस बैलून को उन कागज़ के टुकड़ों की तरफ, पीस ऑफ पेपर की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा बॉल इसके साथ, बैलून के साथ उसके हेयर जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। आपके हेयर जो है वो इस बैलून के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये ज़्यादातर बेसिकली कब होता है, ये सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा, नोट भी किया होगा, अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें भी चार्जेस मौजूद हैं। तो हमारे इस ब्लड के फ्लो की वजह से हमारे अंदर कौन से चार्जेस कहलाते हैं, इसे हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस कह रहे होते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं ये क्या कर रहे होते हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें बलून में क्या बन गए हैं, चार्जेस बन गए हैं, और ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस इस हेयर को इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप ये बैलून अगर अपने पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप जाके इसको रखेंगे, करीब करेंगे, तो उसमें से उस पर भी क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देख सकते हैं। क्या करेंगे आप इसको, वैन यू रब द बलून ऑन योर क्लोथ, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बलून को अपने क्लोथ पे रब करें, फिर आप उसको अपने हेयर के पास लेके जाएंगे, तो आपके जो हेयर हैं वो अट्रैक्ट करेंगे बैलून की तरफ। तो जो ये फोर्स डेवलप हो रही है बैलून के और हेयर के दरमियान, तो ये जो फोर्स है ये क्या कहला रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहला रही है। किसकी वजह से क्या कर रहा है, ये हेयर्स इस बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, आप कॉम भी अगर लेके जाएं पानी की तरफ, तो आपने कॉम को भी क्या होगा, कॉम पे भी पानी जो होता है, कॉम को किसी चीज़ पे आप ज़ोर ज़ोर से रख रहे हो तो उसे पानी की तरफ लेके जाएं, तो जो ये कॉम भी है वो भी पानी की तरफ क्या होगा, वाटर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा जो कॉम होता है। इसी तरह से आपने आपके जो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि चादर या कंबल अगर ओढ़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको करंट सा लगा है, वो करंट नहीं होता, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जिस तरह से मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट थी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि विदाउट टचिंग ही क्या हो रहा है, उसके साथ ये फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको विदाउट टचिंग। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी ये भी हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। इसी तरह से नंबर 3 है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप दूसरी पिक्चर भी इजीली देख सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, नो मैटर हाउ हाई यू जंप यू विल लैंड बैक ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर इज अ फोर्स पुलिंग अस डाउन, पुलिंग यू डाउन। क्या है, आप
मतलब आप कितनी भी ऊंची जंप लगा लें या आप कितना भी ऊंचा फ्लाई करें, आपको वापस किस तरफ आना है, ज़मीन की तरफ ही आना है। वो क्यों आना है आपको वापस ग्राउंड की तरफ? क्यों? देयर इज़ अ फोर्स जो हमें क्या कर रही है, ज़मीन की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, ग्राउंड की तरफ हमें खींच रही है। तो देयर इज़ अ फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी फोर्स है? ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अर्थ की तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। जैसे कि अब मैं जितनी भी, जैसे ये चौक है, मैं जितनी भी इसे ऊंचा उछालूंगी तो ये क्या होगा? वापस क्या आ जाएगी? ये वापस ग्राउंड की तरफ जाएगी। तो ये वापस मेरे हाथ में आ गई या नीचे चले जाएगी, ग्राउंड की तरफ ही जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई चीज़ आपने ऊपर उछाली है या हवा में फेंकी है तो वो हवा में ही रहेगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो वापस कहाँ आती है? ग्राउंड की तरफ आती है। तो कोई ऐसी फोर्स तो है ना ज़रूर जो उसे ग्राउंड की तरफ वापस खींच रही। जैसे कि अब मैं खड़ी ज़मीन की तरफ ही खड़ी हूँ जिस तरह से, तो मुझे कौन सी फोर्स अपने तरफ खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मुझे ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो मैं ग्राउंड में क्या हूँ? खड़ी हूँ। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो मैं ईजिली यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकूँगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा स्पेस में जब हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम क्या होने लग जाते हैं? फिर हवा में या खला में उड़ने लग जाते हैं। तो वो होता ही इसी वजह से। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी क्या नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती, और वो हमें वहाँ पे मतलब हम वहाँ पे उड़ते हैं, खला में उड़ते हैं। जैसे कि आप मून पे आपने देखा होगा, मून पे लोग पैर रख नहीं सकते, बल्कि मून पे भी आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो मून पे क्या कर रहे होते हैं? वो वहाँ पे फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। वो क्यों उड़ रहे हैं? इसी वजह से उड़ रहे होते हैं कि मून पे कौन सी फोर्स नहीं है मौजूद? ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह से जैसे आपने ये देखा होगा पैराशूट जो होते हैं वो कितना ऊंचा चले जाते हैं, स्काई पे चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस जब वो नीचे उतरते हैं तो वापस वो ज़मीन की तरफ ही, ग्राउंड की तरफ ही वापस आते हैं। जैसे आपकी बुक में भी ये पिक्चर में आपने देख सकते हैं स्काई डाइवर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये आसमान की तरफ से इन्होंने प्लेन से जो है क्या की होगी? छलांग लगाई होगी। तो वापस हर के स्काई से वापस कहाँ जाएंगे? ये ग्राउंड की तरफ ही जाएंगे। क्यों? इन्हें एक फोर्स है जो इन्हें अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। और वो फोर्स, हम उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं या ग्रेविटी कह रहे हैं, जो कि किस में मौजूद होती है? अर्थ में मौजूद होती है, जो उसे अपनी तरफ क्या कर रही होती है? खींच रही होती है। तो ये भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें भी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको विदाउट टचिंग ही ये फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये जो तीनों फोर्सेस थी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्सेस क्या थी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी ये तीनों फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 फ्रिक्शन फोर्स। नाउ फ्रिक्शन फोर्स, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये व्हेन वी आर वॉकिंग देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड। इफ देयर इज लिटिल फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप और फॉल। जैसे आपने इस पिक्चर में देखा कि ये क्या हुआ है, ये जो चाइल्ड है इसने क्या किया, ये चलते चलते क्या हो गई? ये स्लिप हो गई। क्यों स्लिप हो गई? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। इस पानी की वजह से क्या हुआ? ये स्लिप हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन थी वो कम हो गई है। आपने जैसा देखा होगा कि फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को ग्रिप करके रखना, पकड़ के रखना या रोक के रखना, क्या कहलाता है? वो फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे कि अब ये डस्टर है या ये जो बुक्स हैं या डस्टर हैं, ये जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे रुकी हुई हैं। तो ये किसकी वजह से रुकी हुई है? फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई है। अब जैसे कि कोई स्लोप होता है तो उस स्लोप पे कोई सी भी चीज़ क्या नहीं हो सकती? इजीली मूव नहीं। जैसे अब ये इसको मैंने इस तरह कर दूंगी तो ये देखें मूव नहीं करा, इसने क्या करा? रुकी तो नहीं ना, ये चली गई, गिर गई। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके खड़ा कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चौक क्या हो गई? रुक गई। क्यों? क्योंकि चौक और डस्टर के दरमियान कौन सी फोर्स अप्लाई हो गई? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुई है। तो इसकी वजह से ये चौक यहाँ रुके। लेकिन जब मैंने फ्रिक्शन खत्म करने के लिए क्या कर दिया? मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, तो ये चौक क्या हो गई? यहाँ पे रुक नहीं सकी बल्कि ये नीचे गई। तो इसका मतलब मैंने इसकी फ्रिक्शन को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो ये जो चौक थी वो क्या हो गई? नीचे गिर गई। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन, जो ज़मीन पे फ्रिक्शन थी वो किस लिए कम हो गई? क्या? यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो पानी की वजह से यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है या जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, ये क्या हुआ? ये स्लिप हो गई। क्यों स्लिप हो गई? ये क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? पानी पड़ा हुआ। तो फ्रिक्शन क्या कहते हैं? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच गोज अगेंस्ट मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे टू सरफेसेस का जिक्र हुआ है। यहाँ पे जब तक दो सरफेस के आपस में कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि अब इसके पैरों के दरमियान और ज़मीन के दरमियान में क्या था? एक कांटेक्ट बना हुआ था, तो ये रुकी हुई थी, चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट खत्म हुआ या वहाँ से फ्रिक्शन खत्म हो गई तो क्या हो गया? ये स्लिप हो गई या गिर गई। इसी तरह से आप नीचे इसमें देख सकते हैं कि ये जो
बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, बाईसाइकिल पे बैठा हुआ है। तो इस बैठा हुआ है तो इस पर बैठने की वजह से इसके जो बैक सीट है उस पर क्या अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, तो ये इजीली इस बैक सीट पे बैठा हुआ है। इसी तरह से इसने हैंडल्स को पकड़ा हुआ है, अगर ये हैंडल्स पे भी क्या हो रही है, फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड हैंडल बार, इसके हैंड और हैंडल बार के दरमियान भी क्या मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है। तो इसने ईजिली क्या करा हुआ है, हैंडल बार को पकड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ये स्लिपी हो जाए, यहाँ पे ग्रीस लग जाए, ऑयल लग जाए, तो यहाँ से क्या ख़त्म हो जाएगी, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी और इसके हाथ क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील, जब इसे रोकना होगा, जैसे हमने बात की थी, क्या होता है कि वो फोर्स अप्लाई होती है जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना हो या फास्टर करना हो या स्टॉप करना या चलाना हो, तो यहाँ पे ब्रेक के दरमियान और किसके दरमियान, व्हील्स के दरमियान क्या मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है, जो कि यहाँ से रोकेगा। तो इसे ब्रेक लगाएगा तो ये व्हील क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड, ये टायर है, ये ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपने देखा होगा जब बारिशें होती हैं, पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्लीपी सी जगह बन जाती है, ग्राउंड क्या होता है, वो स्लीपी हो जाता है। तो ये जो टायर, जो बाईसाइकिल है, वो स्लिप हो जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या मौजूद है, ये रुकी हुई बाईसाइकिल है, तो क्या मौजूद है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड के दरमियान एक फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये बाईसाइकिल यहाँ पे इजीली स्टॉप हुई हुई है, खड़ी हुई है। इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड पैडल, पैडल के दरमियान भी क्या है, फ्रिक्शन है, तो इसने पैडल पे पाँव रखा हुआ है। अगर यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो ये पैडल पे इसका पाँव क्या नहीं होगा, जम नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा, बल्कि स्लिप हो जाएगा। तो ये आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फ्रिक्शन का क्या मकसद है। मतलब फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच गोज अगेंस्ट मोशन व्हेन टू सरफेसेज आर इन कॉन्टैक्ट। जब टू सरफेसेस का आपस में कॉन्टैक्ट होता है तो वो उसे रोकने से या गिरने से क्या करती है, उसे रोकती है। तो इससे हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। और फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने यहाँ पे अभी 4 फोर्सेस पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्जन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि ये अनलाइक पोल्स है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या करा, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन फोर्स की। तो ये क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसी तरह जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ, ये रिपेल कर रहे हैं, रिपल्जन है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या डेफिनेशन है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स गोज अगेंस्ट मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। तो these three are the non-contact force and the friction is the contact force। इसी तरह से आपका एक ट्राइट आउट है ऑन पेज नंबर 73 पे। ये ट्राइट आउट आपको कंप्लीट करना है। इसमें क्या लिखना है, पुल पुश ही लिखना है, और कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब नाउ राइट डाउन द डायरी, और डायरी में आपको क्या करना है, जो सारी डेफिनेशंस हैं ये आपको क्या करनी है, अपनी डायरी में लिखनी है। इलेक्ट्रिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स अपनी नोटबुक में आपको क्या करनी है, लिखनी है। कौन कौन सी फोर्सेस की, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब की डेफिनेशंस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे याद भी करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी बुक में सिर्फ इसकी 3.2 एंड 3.6 है, जो आप इसे अपनी एक्टिविटी बुक में सॉल्व कर लेंगे। 3.6 में आपको क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करनी है और उसे लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज़ जो और अपनी जो ये वर्कबुक्स हैं ये आपको सबमिट करवानी है इसी वीक में, जो कि आपको अपनी वर्कबुक का भी वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक का काम भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेबस और कंटेंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हें हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।